वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ है जो आपका आरओ, बीईओ और पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। सो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाइए और जितने वीडियोस अभी तक आ चुके हैं प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिए। अभी जो पहला सब्जेक्ट हम लोग इसमें कवर अप कर रहे हैं वो है आपका ज्योग्राफी। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम भारत में शीत ऋतु और जो शीतकालीन वर्षा होती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन की। सो अगर आप इंडिया की बात करोगे, स्पेशली हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो हमारा विंटर सीजन है कब स्टार्ट होता है? नवंबर के मिड में स्टार्ट होता है। और अगर उत्तर के मैदान की बात करोगे आप तो ये जनवरी और फरवरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडे महीने रहते हैं। और ये एग्ज़ाम स्पेशली पूछा गया है कि कौन से महीने सर्वाधिक ठंड वाले होते हैं उत्तरी भाग में हिंदुस्तान के, तो वो आपको याद रखना है यहाँ पर जनवरी और फरवरी। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं भाई, आप रहते ही इधर साइड में हो नॉर्थ इंडिया में, तो ये सारी चीज़ तो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस करी हुई हैं। इसके बाद आगे बात करें तो इस समय उत्तरी मैदान के जो अधिकांश भाग हैं वहाँ पर दैनिक जो टेम्परेचर है डेली बेसिस का वो कितना है 21 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। रात की बात कर लें तो टेम्परेचर और ज़्यादा गिर जाता है। पंजाब और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये तो यहाँ पर हमारी बात हो गई कि जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर क्या टेम्परेचर रहता है। अब इसके क्या रीज़न है? तो 3 बेसिक रीज़न है। पहला ये कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट हैं, चाहे हम राजस्थान की बात करें या फिर हम पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये सब समुद्र से बहुत दूर हैं, तो समुद्र के जो इफेक्ट होते हैं वो तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे नहीं। दूसरी बात, हिमालय के एकदम पास में, तो हिमालय से जो शीतलहर चलेगी उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बात करोगे जो तुर्कमेनिस्तान है और जो आपका कैस्पियन सी है और जो नॉर्थ सी है, वहाँ से जो शीतलहर आएगी उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है। इस वजह से ये पूरा इलाका एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंडा रहने के जो मुख्य कारण है वो कौन से? 3 मुख्य कारण है। पहला, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। तीसरा, फरवरी के आसपास कैस्पियन सी और जो आपका तुर्कमेनिस्तान है वहाँ से जो ठंडी पवनें हैं, इसके अलावा उत्तरी सागर और तुर्कमेनिस्तान की जो ठंडी पवनें हैं ये उत्तर भारत में शीतलहर को लेके आती हैं। और ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरा देखने को मिलता है। और ये हम सब अपने विंटर के टाइम में, साल में जब विंटर आता है तो आप सब एक्सपीरियंस करते हैं, खूब घना कोहरा होता है। ठीक है, ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो ये सारी एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर। सो ये तो हमने बात करी टेम्परेचर की जो नॉर्थ इंडिया का है। अब अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की, यानी कि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। विंटर सीजन में भी अगर आप बात करोगे तो त्रिवेंद्रम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जनवरी का जो मिड होता है उसमें अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जून में बात कर लो तो जून में भी लगभग 30 डिग्री आसपास, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर टेम्परेचर में आता नहीं है। वेस्टर्न घाट की बात करोगे तो वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर थोड़ा तापमान जो है अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है आपका वायुदाब और पवनें। दिसंबर के अंत तक, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की, तो सूर्य जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। अच्छा, ये एक बार यहाँ पर आप समझ लो। वैसे तो मुझे पता है कि आपको पता होगा, बट फिर भी एक बार आइडिया लग जाएगा। ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा लाइन ऑफ कैंसर है, ये हमारा लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये बात कर रहे हैं कब की? दिसंबर की। ठीक है, तो दिसंबर में क्या होगा, सूर्य कहाँ पर पड़ेगा? आपका मकर रेखा पर पड़ेगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया कुछ यहाँ पर है। ठीक है, मतलब लाइन ऑफ कैंसर और जो आपका ये इक्वेटर है इसके बीच में इंडिया है। ठीक है, अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। जो मेन लैंड है उसका पूछ रहे हैं, ये नहीं कि आप जो आइलैंड है उसको भी उसमें कंसिडर करें। सिर्फ जो इंडिया का मेन लैंड है यानी कि कन्याकुमारी से अगर हम बात करें तो वो कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड तक हिंदुस्तान पूरा एक्सटेंडेड है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे अभी कि ये कहाँ पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। और इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। ठीक है,
और दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें तो वायुदाब उतना अधिक यहाँ पर नहीं होता है। तो मेन बात क्या है कि जो आपका नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर वायुदाब जो है वो विकसित होगा, अच्छा वायुदाब मतलब उच्च वायुदाब यहाँ पर विकसित होगा नॉर्थ साइड में। लेकिन जब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की तो वहाँ पर वायुदाब उतना ज़्यादा नहीं होता है। आगे बात करें तो भारत में शीतकालीन जो मानसून पवनें हैं ये स्थल से समुद्र की ओर चलने की वजह से सामान्यतः बारिश नहीं करती हैं, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि ये जो है आपका जो उत्तर वाला एरिया है नॉर्थ का इंडिया में, यहाँ पर वायुदाब बढ़ेगा, जबकि साउथ में वायुदाब कम होगा। तो यहाँ से पवनें वापस चलना शुरू होंगी स्थल से समुद्र की ओर। जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनमें नमी इतनी नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप कुछ जगह बारिश होती है। अब ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से उत्तर पश्चिम भारत जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कुछ बारिश होती है। अब अगर बात करें हम शीत ऋतु की तो शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिम उत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जो अभी हम बात भी कर रहे थे। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है यहाँ से पूर्व की ओर पवन प्रवाह होता है, और एवं भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से बारिश होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उसकी वजह से बारिश प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं कि भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं इनकी वजह से मतलब इनका जो कारण है वो क्या है आपका उपोष्ण पछुआ जेट पवने। तो ये रीज़न याद रखना है। और इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है और ये जो है अल्प वर्षा करते हैं। और ये जो अल्प वर्षा है यानी कि कम मात्रा में बारिश होती है, लेकिन ये जो बारिश है ये पंजाब, हरियाणा इस क्षेत्र में गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों, इसके लिए बहुत सहायक होती है। राजस्थान में भी इस वर्षा को जो है क्या बोलते हैं, मावट या फिर मावट बोलते हैं। तो राजस्थान में इस बारिश को क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर हिमपात भी यहाँ पर होता है, मतलब जो स्नोफॉल होती है उसका भी ये एक रीज़न बनता है, और जिससे जो थी नदियाँ जो हैं वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं। वर्षा वाहिनी मतलब बारिश का जो पानी है उसको अपने साथ में कैरी ऑन करती रहेंगी, मतलब कैरी करके लेके जाती रहेंगी। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वर्षा लगभग 3% प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी पूर्वी केरला यहाँ पर झंझावत बारिश होती है। तो ये जो यहाँ पर तमिलनाडु में, या फिर आप बात कर लो कुछ पोर्शन आपका आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का और केरला का, तो यहाँ पर जो बारिश होती है किसकी वजह से होती है, आपकी उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। ये चीज़ याद रखनी है, पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली बारिश जो होती है वो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस द्वारा होती है, और ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है, इसको अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर से नवंबर में लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी भारत में भी
पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है और जिसमें पंजाब सम्मिलित है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपका है भूजल संसाधन के ऊपर। सो अगर हम बात करें, पृथ्वी का लगभग 71% जो धरातल है वो पानी से कवर्ड है, आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल, कुछ जल का केवल 3% है। मतलब जो टोटल पानी है उसका सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो आपका अलवणीय है, जिसके अंदर मतलब जो पीने योग्य है। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45%, जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम धरातलीय जल संसाधन की। तो इसमें 4 मेन सोर्स हैं। इसमें नदियाँ हैं, झीलें हैं, तलैया है और तालाब है। अब ये जो नदियां हैं, टोटल हिंदुस्तान में कितनी नदियां हैं, तो अगर हम बात करें जो मेन नदियां हैं उनकी जो सहायक नदियां हैं, वो नदियां जो 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई की हैं, तो वो सहायक नदियां, उन सबको इंक्लूड करें तो लगभग 10,360 नदियां हैं। और भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन सेंटीमीटर होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृति, जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त जल का केवल 32% जल ही जो है वो उपयोग किया जा सकता है, यानी कि 32% ही वाटर को यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें भौम जल संसाधन जो भूमि के अंदर है। अब देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में जो अंडरग्राउंड वाटर है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, परंतु कुछ राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल हो गया, इन्होंने अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम यूज़ किया है और कम यूज़ करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर ही उपयोग कर। सो इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। सो चैनल पर बने रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए और जो 3000 प्लस क्वेश्चंस वाले हमारे 2 सीरीज चल रहे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, उसको ज़रूर फॉलो करिए। सारी चीज़ें आपको साथ के साथ याद होती चलेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।